सो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर प्रोफाइल पेज को डिज़ाइन किया था और यहाँ पे हमने एक अपलोड फाइल का बटन भी बनाया था। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे अपलोड करने वाली जो फंक्शनैलिटी है उसको बनानी है। लेकिन यहाँ पे फ़ाइल अपलोड की फंक्शनैलिटी को बनाने से पहले आपको यहाँ पे यह समझना होगा कि जो भी आप यहाँ पे फ़ाइल अपलोड करेंगे उस फाइल को आप किस प्रकार से मैनेज करने वाले हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो भी आपकी फ़ाइल अपलोड होगी वह कहाँ पे जाएगी और जो उसका डेटा है आप उसे किस तरीके से मैनेज कर पाओगे। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि जो भी यूज़र फ़ाइल अपलोड करेगा तो उसकी सभी फ़ाइलों को हम अपने सर्वर के अंदर स्टोर करेंगे। तो हमारे पास अभी यहाँ पे कौन सा सर्वर मौजूद है, तो अभी हमारे यहाँ पे जो जैम्प सर्वर हमने अपने लोकल सिस्टम में इंस्टॉल करके रखा है वही वाला सर्वर हमारे पास मौजूद है। तो हम अपने जैम्प सर्वर के अंदर ही ये जो फाइलें अपलोड होंगी उसको स्टोर करेंगे। ठीक है, अब जैम्प सर्वर में आपको कैसे करना है जो वो देखिए। सिंपली आपको अपनी लोकल डिस्क सी को ओपन कर लेना है। यहाँ आपको जैम्प फोल्डर दिखेगा, इसे ओपन करना है। देन उसके बाद यहाँ पे htdocs आपको ये दिख रहा है फोल्डर, इसको ओपन कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपकी HTTP ड्राइव जो प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं उसको ओपन कर लेंगे और यहीं पे बाहर आपको एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है। तो सिंपली आपको न्यू फ़ोल्डर पे क्रिएट करना है। ओके, मतलब क्लिक करना है न्यू फ़ोल्डर पे और यहाँ पे न्यू फ़ोल्डर को क्रिएट कर लेना है। किस नाम से? आप यहाँ पे डेटा के नाम से एक फ़ोल्डर को क्रिएट कर लोगे। ठीक है, देन उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जैसे ही यूज़र साइन अप होगा तो इस डेटा फ़ोल्डर के अंदर उसके ईमेल आईडी के नाम से या फिर यूज़र की जो आईडी होती है उसके नाम से हम यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना देंगे और उसी फ़ोल्डर के अंदर ही जो भी यूज़र फाइल अपलोड करेगा उसको हम रखने वाले हैं। ठीक है, फिर से ध्यान से सुनिए। हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब यूज़र कोई भी यूज़र जब फाइल अपलोड करेगा तो हम उसकी आईडी के नाम से यहाँ पे फ़ोल्डर बनाएंगे। ठीक है, अब उसकी आईडी क्या होगी वो बता देता हूँ मैं आपको। ये यहाँ पे जो है इसको ओपन करिए PHP माई एडमिन को और यहाँ पे देखिए ये जो हमारा डेटाबेस है HTTP ड्राइव, इसे ओपन करिए और यहाँ पे देखिए एक यूज़र्स नाम का हमने टेबल बना के रखा है। देख रहे हैं यहाँ पे यूज़र्स के नाम का। ओके, और इसके अंदर एक ही हमने अभी साइन अप करवाया है अमित कुमार को और इसकी देखिए यहाँ पे आईडी वैल्यू क्या है 10। तो हम क्या करेंगे, यूज़र अंडरस्कोर 10 के नाम से ही यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, यूज़र अंडरस्कोर 10 के नाम से एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेंगे और उसी फ़ोल्डर के अंदर ही हम उसकी सभी फाइल्स अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम यूज़र अंडरस्कोर 10 के नाम से जो फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे वह फ़ोल्डर हम डायनेमिकली क्रिएट करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे जब भी यूज़र साइन अप करेगा और उसके बाद अपना जो अकाउंट है जब वो एक्टिवेट करेगा उसी समय यहाँ पे हम डायनेमिकली फ़ोल्डर को क्रिएट कर लेंगे। फ़ोल्डर क्रिएट करते ही उसके नाम से एक टेबल भी क्रिएट कर लेंगे अपने डेटाबेस में। जैसा कि देखिए मैंने यहाँ पे करके रखा हुआ है आपको दिखाने के लिए। जैसे कि देखिए ये यूज़र्स टेबल है और इस यूज़र्स ने देखिए इसकी जो आईडी देख रहे हैं यहाँ पे 10 है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे यूज़र 10 के नाम से ही यहाँ पे एक टेबल बना दिया है। ठीक है, और इस टेबल के अंदर हम क्या क्या स्टोर करेंगे, जो भी यूज़र का फ़ाइल का नाम होगा उसको यहाँ पे स्टोर करेंगे, फ़ाइल का जो भी साइज़ होगा उसको यहाँ स्टोर करेंगे और किस डेट और किस टाइम पे वह फ़ाइल आपकी स्टोर हो रही है वह डेट और टाइम हम यहाँ पे स्टोर करेंगे। ठीक है, सो इतना समझ में आ गया आपको कि किस तरीके से हमें यहाँ पे यूज़र की जो फाइल्स है उसको मैनेज करना है। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, जो मैंने यूज़र 10 बना रखा है टेबल, मैं सिंपली इसको ड्रॉप कर देता हूँ यहाँ से, मीन्स डिलीट कर देता हूँ। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूज़र का जो अभी स्टेटस है यहाँ पे वो एक्टिव हो रखा है। ठीक है, तो मैं इसे पेंडिंग कर देता हूँ, क्योंकि अगर मैं पेंडिंग कर दूंगा तभी तो एक्टिवेशन कोड के लिए वह हमसे पूछेगा लॉगिन करते वक्त। और जब हम एक्टिवेट करेंगे यूज़र का अकाउंट तभी हमें क्या करना है, टेबल भी बनाना है। ठीक है, और साथ ही साथ एक फ़ोल्डर भी क्रिएट करना है। ओके, तो चलिए मैं इसके जो स्टेटस एक्टिव हो रखा है इसे पेंडिंग इस तरीके से राइट कर देता हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पेंडिंग हो गया है। ठीक है, तो अब क्या करिए, सिंपली आप अपने टेक्स्ट एडिटर को ओपन कर लीजिए। आपका जो प्रोजेक्ट था ये देखिए, ये हम प्रोफाइल डॉट PHP में कोड कर रहे थे। अब आपको सिंपली क्या करना है, एक्टिवेट करते समय ही हमें फ़ोल्डर क्रिएट करना है और टेबल क्रिएट करना है। तो आप किस फाइल में कोडिंग करेंगे, आप करेंगे यहाँ पे ये वाली चेक एक्टिवेशन कोड, देख रहे हैं यहाँ पे
इसके अंदर, ठीक है। सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। जो आप किसी भी यूज़र का अकाउंट एक्टिवेट करते हैं तो आप इसी फाइल से एक्टिवेट करते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे आपने लिख भी रखा है एको एक्टिव, ठीक है। यहाँ पे आप मैच करते हैं ना कि क्या यूज़र ने जो ईमेल आईडी डाला है, पासवर्ड डाला है या एक्टिवेशन कोड डाला है, क्या वह मैच कर रहा है कि नहीं। अगर मैच कर रहा है तो हम यहाँ पे क्या करते थे, यूज़र के डेटाबेस के अंदर जो उसका स्टेटस था उसको यहाँ पे एक्टिव कर देते थे, और अगर वो एक्टिव हो जाता था तब जा कर के ही वह लॉगिन कर पाता था, ठीक है। तो अभी हम इसे यहीं पे एक्टिव नहीं करवाएंगे, इसे हम कब एक्टिव का मैसेज देंगे, जब हमारा टेबल क्रिएट हो जाएगा और जब हमारा फ़ोल्डर बन जाएगा, ठीक है। तो ये दो चीज़ जब हो जाएगी तभी जा कर के हम ये मैसेज देंगे एको एक्टिव का। देन उसके बाद जो भी फाइल इसका रिक्वेस्ट करेगी उसके अंदर ये एक्टिव मैसेज जाएगा और जो भी आगे का प्रोसेस होना चाहिए वह आपका हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इस एक्टिव को यहाँ पे ऐसे कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें सबसे पहले टेबल क्रिएट करना है। टेबल किस नाम से क्रिएट करेंगे हम, यूज़र की जो आईडी होगी इस नाम से, ठीक है। यूज़र अंडरस्कोर उसकी आईडी वैल्यू, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले ये आईडी हमें निकालनी होगी, ठीक है, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है कि ये यूज़र की आईडी क्या है, ठीक है। तो हम चलिए यूज़र की आईडी निकालते हैं। कैसे निकालेंगे यूज़र की आईडी, जो वो देखिए सिंपली यहाँ पे आपको यूज़र की आईडी निकालने के लिए, मतलब डेटाबेस में से डेटा को निकालने के लिए सेलेक्ट क्वेरी का यहाँ पे यूज़ करना होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आप पहले एक वेरिएबल बना लीजिए गेट अंडरस्कोर आईडी के नाम से, और यहाँ पे मैं क्वेरी राइट करता हूँ। जो ध्यान से पढ़िएगा क्वेरी को मैं क्या राइट कर रहा हूँ। तो मैंने राइट किया सेलेक्ट आईडी कॉलम फ्रॉम यूजर्स टेबल वेयर ईमेल इक्वल्स टू यूज़र ईमेल। तो देखिए मैंने यहाँ पे जो क्वेरी थी वह लिख ली है, और मैं इस क्वेरी में क्या राइट कर रहा हूँ जो उसे ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे सबसे पहले ये देखिए ऊपर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ईमेल आईडी रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। और ये वही ईमेल आईडी रिसीव हो रही है यहाँ पे जिसका अकाउंट एक्टिवेट किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अकाउंट एक्टिवेट हो जाने के बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे उस रो की आईडी निकाली जा रही है जिस रो के अंदर वही ईमेल मौजूद है जो कि यूज़र ने हमें दिया है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, इस क्वेरी को रन करेंगे, और अगर ये क्वेरी आपकी रन करेगी तो ये आपको वही आईडी वैल्यू निकाल के देगी जिसका ईमेल आईडी वही होगा जो यूज़र ने हमें यहाँ पे दिया है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेरी को मैं यहाँ पे रन करता हूँ। तो सिंपली यहाँ पे डीबी ऑब्जेक्ट के अंदर से क्वेरी जो मेथड है आप उसको कॉल कर लीजिए, और यहाँ पे गेट अंडरस्कोर आईडी जो वेरिएबल है उसको पास आउट कर दीजिए, ठीक है। देन उसके बाद ये आपको एक रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट रिटर्न करके देगा, जिसे कि आप किसी में भी रख लीजिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आईडी अंडरस्कोर रिस्पॉन्स, मीन्स आईडी का जो रिस्पॉन्स है वह इसमें आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अब आपको आईडी रिस्पॉन्स के अंदर से नम अंडरस्कोर रोज प्रॉपर्टी को एक्सेस नहीं करना है, क्योंकि हम इसमें से ये नहीं चेक कर रहे हैं कि ये आईडी जो है वह मौजूद है कि नहीं, बल्कि हमें ये आईडी चाहिए, ठीक है। तो उस केस में आप क्या करेंगे, आप आईडी अंडरस्कोर रिस्पॉन्स वेरिएबल के अंदर से आपको फेच करना होगा फेच अंडरस्कोर एसोस मेथड को। अब ये मेथड आपको क्या निकाल के देगा, यह मेथड आपको एक एसोसिएटिव एरे को रिटर्न करेगा जिसके अंदर की आपकी जो आईडी वैल्यू होगी वह मौजूद होगी, ठीक है। तो ये पूरी स्टेटमेंट आपको क्या रिटर्न करेगी, एक एसोसिएटिव एरे। तो मैं क्या करता हूँ, इसको एरे को एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आईडी अंडरस्कोर एरे, ठीक है। तो यहाँ पे आईडी वाला जो एरे है वह यहाँ पे आ गया होगा। अब इसी एरे के अंदर से आपको क्या निकालना है, आईडी निकालनी है, ठीक है। तो निकाल लीजिए। सिंपली आप कैसे निकाल लेंगे, देखिए लिखिए यहाँ पे आईडी अंडरस्कोर एरे, और इसके अंदर से आप आईडी को इस तरीके से पास कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपकी जो आईडी होगी वह यहाँ पे आपको मिल जाएगी। अगर मैं इसे एको करूँगा तो जो भी आईडी वैल्यू होगा इस ईमेल आईडी का वह आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो सिंपली आप क्या करिए, इसको एक वेरिएबल में रख लीजिए। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ यूज़र टेबल अंडरस्कोर नेम के नाम से, ठीक है। तो मतलब मैंने यहाँ पे जो आईडी वैल्यू है उसको एक वेरिएबल में डाल दिया, जिस वेरिएबल का नाम क्या है, यूज़र टेबल नेम, ठीक है। बस मेरे को इसके साथ यूज़र अंडरस्कोर ऐड करना होगा। तो मैं यहाँ पे डुअल कोट्स के अंदर राइट कर देता हूँ यूज़र अंडरस्कोर, और उसके बाद जो भी आईडी वैल्यू होगी 10 9 वो यहाँ पे ऐड हो जाएगी। बस आपको यहाँ पे क्या करना है, एक डॉट ऑपरेटर को ऐसे पास कर देना है,
ताकि ये दोनों कंकैटिनेट हो पाए, क्योंकि ये आपका स्ट्रिंग है और ये आपका वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो जिस नाम से यूज़र का टेबल बनाना है वह नाम हमें यहाँ पे मिल गया। सिंपली चलिए अब हमें टेबल क्रिएट करना है। ठीक है, तो टेबल कैसे क्रिएट करेंगे जरा उसे देखिए। सिंपली यहाँ पे आपको क्वेरी राइट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, क्रिएट यूज़र अंडरस्कोर टेबल के नाम से एक मैंने वेरिएबल बना लिया, और इसी के अंदर मैं टेबल जो क्रिएट करने वाली क्वेरी है उसे राइट करूँगा। सिंपली राइट करता हूँ क्रिएट टेबल, क्या नाम होगा टेबल का, वो नाम हमारा इसके अंदर आ रहा है, तो सिंपली इसी को आप यहाँ पे राइट कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे इसे सिंगल कोट्स वगैरह से आपको नहीं लॉक करना है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे आप पैरेंथेसिस स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे लास्ट में आप इसे टर्मिनेट कर दीजिएगा। देन इसके अंदर ही आपको क्या लिखना है, कॉलम के नाम लिखने हैं कि आपको इस टेबल में कौन कौन से कॉलम क्रिएट करने हैं। तो सिंपली इसमें आप एंटर प्रेस करिए कुछ इस तरह से, और यहाँ पे कॉलम का नाम लिखिए। तो पहला कॉलम हमें लिखना पड़ेगा आईडी, जिसका डेटा टाइप होता है इंट, और उसकी लेंथ हम रखेंगे 11। ठीक है, तो जो आईडी हम रखने वाले हैं इसको जो नल ये रहता है बाय डिफ़ॉल्ट, इसको हम नॉट नल कर देंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लगाया नॉट नल, और जो आपकी आईडी है वो ऑटो इंक्रीमेंट भी होनी चाहिए, ऑटोमेटिकली इसमें 1 2 3 4 ऐसे ऐड हो जाके आना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा ऑटो अंडरस्कोर इंक्रीमेंट को। ठीक है, इतना ऐड कर देंगे तो ये अपने आप ही ऑटोमेटिकली इसके अंदर जो नंबर्स हैं वह आने लग जाएंगे। ठीक है, जब जब आपका डेटा इंसर्ट होगा। देन इसके बाद हमें यहाँ पे बनाना है फाइल अंडरस्कोर नेम के नाम से एक कॉलम। ठीक है, जिसका डेटा टाइप होगा वैरचर, और इसकी लेंथ हम रख देते हैं 100। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे हम बनाएंगे फाइल अंडरस्कोर साइज़ को कुछ इस तरह से, और इसका भी डेटा टाइप हम रखेंगे वैरचर को। ठीक है, और इसका आप रख लीजिए फाइल साइज़ 100 ही रख लीजिए, इसकी भी लेंथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन उसके बाद आप यहाँ पे डेट अंडरस्कोर टाइम के नाम से वेरिएबल बनाइए। ठीक है, मतलब वेरिएबल कह रहा हूँ, डेट टाइम से नाम से आप एक कॉलम बनाइए, और इसके अंदर जो आपकी डेट और टाइम है वह अपने आप ही इंसर्ट होगी। ठीक है, तो वो कैसे यहाँ पे आप करेंगे जो है वो देख लीजिए। सिंपली यहाँ पे आपको सिंपली डालना है कैपिटल में डेट टाइम। ठीक है, और यहाँ पे यूज़ करना है डिफ़ॉल्ट का। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखेंगे डेट टाइम, और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू आनी चाहिए। अब डिफ़ॉल्ट वैल्यू में क्या आना चाहिए, यहाँ पे लिखिएगा करेंट अंडरस्कोर टाइम स्टैम्प। जैसे कि हमने उसके अंदर जा कर के एसक्यूएल वाला जो आपका सॉफ्टवेयर है ये वाला, इसके अंदर जाके जब हमने यहाँ पे डेट और टाइम वाला बनाया था तो उसके अंदर आता था ना आपका डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट करने का ऑप्शन, देन उसके बाद हम सेलेक्ट करते थे करंट टाइम स्टैम्प। तो उसी चीज़ को हमने यहाँ पे एसक्यूएल के शब्दों में यहाँ पे हमने राइट कर दिया है। ठीक है, देन उसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारा आईडी है इसको प्राइमरी की बनाना होगा। तो प्राइमरी की बनाने के लिए सिंपली लिखिए प्राइमरी स्पेस देकर लिखिए की। देन उसके बाद यहाँ पैरेंथेसिस के अंदर आप आईडी वेरिएबल को इस तरीके से यहाँ पे पास कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, टेबल का पूरा डॉक्यूमेंटेशन इस तरीके से आप राइट कर लेंगे। देन उसके बाद आप इस क्वेरी को रन करिए, और फिर उसके बाद क्या होगा, जो आपका टेबल होगा वह सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो डी वेरिएबल है आपका, डी ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर से क्वेरी जो मेथड है उसको यहाँ पे कॉल करूँगा, और ये क्रिएट यूज़र टेबल जो क्वेरी है उसको मैं यहाँ पे पास कर दूँगा। ठीक है, देन हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस पूरी क्वेरी को इफ़ कंडीशन में चेक करेंगे कि ये क्वेरी क्या रन हुई या नहीं। अगर ये क्वेरी आपकी रन हो गई होगी तो इसका मतलब ये होगा कि जो आपका टेबल है वह सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। लेकिन अगर टेबल क्रिएट नहीं होगा तो आप यहाँ पे एल्स में मैसेज दे सकते हैं टेबल नॉट क्रिएटेड। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एको में पास कर देता हूँ टेबल नॉट क्रिएटेड। ठीक है, कुछ इस तरह से। देन अगर टेबल क्रिएट हो जाता है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे फोल्डर बनाएंगे। ठीक है, तो फोल्डर बनाने के लिए कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है, जो ध्यान से देखिएगा, इन सब मेथड्स को आप ना अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे राइट करूँगा MKDIR मीन्स मेक डायरेक्टरी। ठीक है, इसके अंदर आपको क्या लिखना होता है, इसके अंदर आपको फोल्डर का नाम लिखना होता है लोकेशन के साथ में। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, अभी देखिए जो हमारा चेक एक्टिवेशन कोड डॉट PHP वाला जो फाइल है वह कहाँ पे है,
वह हमारा इस PHP फ़ोल्डर के अंदर है। ये देख रहे हैं PHP फ़ोल्डर के अंदर। लेकिन हमें फ़ोल्डर कहाँ पे बनाना है? हमें इस डेटा फ़ोल्डर के अंदर एक और फ़ोल्डर बनाना है, ठीक है? तो अब आपको क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पे आपको एक फ़ोल्डर से बाहर निकलना होगा, ठीक है? देन उसके बाद जब आप एक फ़ोल्डर से बाहर निकल जाएँगे PHP फ़ोल्डर से, तो आपको क्या मिलेगा? ये डेटा फ़ोल्डर। तो आप यहाँ लिख दीजिए डेटा फ़ोल्डर, ठीक है? देन उसके बाद डेटा फ़ोल्डर के अंदर आपको किस नाम से फ़ोल्डर बनाना है, वो नाम आपको यहाँ पे चाहिए, ठीक है? तो सिंपली आप क्या करिए, हमारा जो फ़ोल्डर का आपका नाम होगा वह हम क्या रखने वाले हैं, जो भी यूज़र का टेबल का नेम होगा उसी नाम से, ठीक है? तो आप क्या करिए, ये यूज़र टेबल नेम जो देख रहे हैं इसी को कर लीजिए कॉपी और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, ठीक है? और इसे यहाँ पे आप कंकैटिनेट ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि ये वेरिएबल है और ये क्या है, आपका स्ट्रिंग है, ठीक है? तो इतना कर देंगे तो सिंपली क्या होगा, इस डेटा फ़ोल्डर के अंदर उसी नाम से एक फ़ोल्डर भी क्रिएट हो जाएगा जिस नाम से यहाँ पे टेबल क्रिएट हो रहा है, ठीक है? तो मैं आपको बता दूँ किस नाम से यहाँ पे आपका टेबल क्रिएट और फ़ोल्डर क्रिएट हो रहा है, यूज़र अंडरस्कोर और उसकी जो आईडी होगी उस नाम से, ठीक है? तो सिंपली छोटा सा ही मेथड है, समझ में आपको आ ही गया होगा, ठीक है? सिंपली आप क्या करिए, इसे भी कंडीशन चेक कर सकते हैं, डायरेक्ट आप इसे इफ़ में रख सकते हैं कुछ इस तरीके से कि ये जो फ़ोल्डर है वह बना कि नहीं। अगर ये आपका फ़ोल्डर बन गया है तो क्या होना चाहिए, तब जा कर के ही यहाँ पे ये जो हमने कमेंट करके रखा था ना एको एक्टिव वाला, ये मैसेज वहाँ पे जाना चाहिए जहाँ पे इस पेज की रिक्वेस्ट हुई है, ठीक है? तो इतना आपको कोड यहाँ पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर फ़ोल्डर नहीं बनता है तो सिंपली आप यूज़र को मैसेज दे दो कुछ इस तरह से, एको के अंदर फ़ोल्डर नॉट क्रिएटेड। तो देखिए मैंने मैसेज दे दिया फ़ोल्डर नॉट क्रिएटेड, ठीक है? सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी कि हमने यहाँ पे आखिरकार किया क्या। मीन्स हमने यहाँ पे सिंपल सा एक काम किया कि जब यूज़र अपना अकाउंट एक्टिवेट करता है तो उसके साथ-साथ हम क्या कर रहे हैं, एक टेबल भी क्रिएट कर रहे हैं डेटाबेस में यूज़र के नाम से या फिर यूज़र की आईडी से, ठीक है? और साथ ही साथ यूज़र की आईडी से हम यहाँ पे एक फ़ोल्डर भी क्रिएट कर रहे हैं, दैट्स इट। इतना ही हम काम कर रहे हैं और ये फ़ोल्डर और ये टेबल इसलिए क्रिएट कर रहे हैं ताकि जो भी यूज़र अपनी फ़ाइल अपलोड करता है उसका रिकॉर्ड हम इस टेबल के अंदर स्टोर करके रख सकें और जो भी डेटा है यूज़र का उसे हम अपने फ़ोल्डर में स्टोर करके रख सकें, ठीक है? तो इतना कोड करने के बाद अब आप क्या करिए, इसे एक बार सेव कर लीजिए और एक बार रन करके इसकी टेस्टिंग कीजिए कि ये जो भी हमने यहाँ पे कोड किया है क्या ये सही से काम कर रहा है या नहीं, ठीक है? तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ पे देखिए स्टेटस मैंने ऑलरेडी पहले से ही पेंडिंग कर रखा है ताकि ये एक्टिवेशन जो फॉर्म है वह ओपन हो सके, ठीक है? तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और देखिए आपको ये लॉग आउट करने का भी यहाँ पे बनाना होगा और मैं आपको ये भी बता दूँ कि जो लॉग आउट यहाँ पे होगा वो कैसे होगा, अगर आपका ये टैब कट हो जाता है तो समझ लो कि आपका ये लॉग आउट हो जाएगा। मीन्स सेशन तभी तक आपका एक्टिव रहेगा जब तक कि ये टैब आपका ओपन हो रखा है। बाकी लॉग आउट का भी बटन हम बनाएंगे और जो सेशन होगा उसको हम डिस्ट्रॉय कर देंगे, ठीक है? जैसे ही आप लॉग आउट पर क्लिक करेंगे वैसे ही हम क्या करेंगे, जो भी हमने सेशन बना के रखा है उसको ख़त्म कर देंगे, डिलीट कर देंगे एक तरीके से। जैसे ही सेशन डिलीट होगा वैसे ही यूज़र यहाँ से लॉग आउट हो जाएगा, ठीक है? तो उसका भी फंक्शनैलिटी हम बनाएंगे। फिलहाल अभी हम इसको टेस्ट करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली ये लॉगिन हो रखा है तो सिंपली इसे कट करता हूँ और वापस से इसे ओपन करता हूँ, ठीक है? तो अब मैंने वापस से ओपन किया और यहाँ लॉगिन पे क्लिक करके मैं लॉगिन करता हूँ। तो ईमेल आईडी मैं डाल देता हूँ stptask@gmail.com, पासवर्ड 123 मैं डाल दूँगा। लॉगिन नाउ पे क्लिक करता हूँ। एक्टिवेशन कोड हमसे पूछ रहा है, तो एक्टिवेशन कोड क्या था मैं उसको निकाल लेता हूँ यहाँ से। सिंपली यहाँ पे देखिए ये रहा एक्टिवेशन कोड 739141। सिंपली यहीं पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, एक्टिवेट नाउ पे क्लिक करता हूँ तो देखिए लिखा हुआ आ गया अकाउंट एक्टिवेटेड, ठीक है? मीन्स हमारा जो अकाउंट है वह एक्टिवेट हो चुका है। तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे डेटाबेस में एक टेबल भी क्रिएट हो गया होगा और साथ ही साथ एक फ़ोल्डर भी क्रिएट हो गया होगा, ठीक है? चलिए चेक करते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पे आता हूँ। सो यहाँ पे देखिए यूज़र अंडरस्कोर 10 के नाम से फ़ोल्डर भी बन चुका है। ये देख रहे हैं, ये रहा डेटा फ़ोल्डर। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ये रहा एचटीपी ड्राइव फ़ोल्डर, इसमें ये रहा डेटा फ़ोल्डर और इसके अंदर देखिए यूज़र अंडरस्कोर 10 के नाम से फ़ोल्डर बन गया है, ठीक है? अब हम चेक करते हैं कि क्या डेटाबेस में टेबल क्रिएट हुआ कि नहीं। तो एक बार इसे रीलोड कर लीजिए और यहाँ पे देखिए यूज़र अंडरस्कोर 10 के नाम से यहाँ पे
टेबल भी क्रिएट हो चुका है। ये देख रहे हैं यहाँ पे यूज़र्स टेबल है और यूज़र अंडरस्कोर 10 टेबल है, और इसमें देखिए फाइल नेम बन गया, फाइल साइज़ बन गया और डेट टाइम बन गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें अब आपको समझ में आ गई होंगी। ओके, तो स्टूडेंट्स चलिए अब हम सीखते हैं कि हम किस तरीके से अपने सर्वर पे फाइल को अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को हम प्रोजेक्ट से हट के थोड़ा समझेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सिंपली अपने htdocs फ़ोल्डर के अंदर आपको एक अलग फ़ोल्डर बनाना होगा अपलोड के नाम से। ठीक है, देन इस फ़ोल्डर को आप कहाँ क्या करिए, अपने ये सबलाइम जो टेक्स्ट एडिटर है इसके अंदर इस तरीके से ओपन कर लीजिए। ठीक है, तो मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो यहाँ पे ये अपलोड जो फ़ोल्डर है वो यहाँ पे ऐड हो गया है। ठीक है, सिंपली आप क्या करिए, इसके अंदर एक न्यू फाइल को क्रिएट करिए और इसे सेव करिए आप index.php के नाम से। ठीक है, तो मैंने इसे सेव कर लिया और इसके अंदर आप सिंपली क्या करेंगे, एक फॉर्म को क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे देखिए मैंने एक फॉर्म क्रिएट किया। ठीक है, जिसके अंदर इनपुट टाइप फाइल है और इसका जो नेम हमने एट्रीब्यूट रखा है क्या, डेटा। ठीक है, और यहाँ पे इनपुट टाइप हमने एक सबमिट बटन बनाया है, तो यहाँ पे मैंने राइट कर दिया इनपुट टाइप सबमिट। ठीक है, देन इसके बाद आपको क्या करना है, इसे सेव कर लेना है और साथ ही साथ यहाँ पे एक अपलोड के अंदर एक और फाइल को क्रिएट करना है और इसे सेव करना है आपको अपलोड डॉट पी के नाम से। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये दो फाइल इसके अंदर बना लेनी है। ठीक है, तो चलिए मैं इसे रन करता हूँ। इंडेक्स डॉट जो पीएचपी वाली फाइल है अपलोड फोल्डर के अंदर, इसको पहले रन करता हूँ। कैसे रन करेंगे, सिंपली यहाँ पे राइट करेंगे लोकल होस्ट, देन उसके बाद आपका फोल्डर का नाम क्या था, अपलोड फोल्डर था, उसके बाद इंडेक्स डॉट पी, तो मैंने यहाँ ऐड कर दिया इंडेक्स डॉट पी। तो यहाँ पे देखिए एक इनपुट टाइप फाइल आ गया यहाँ पे। ठीक है, फाइल चूज़ करने के लिए, और दूसरा यहाँ पे सबमिट का जो बटन है वह यहाँ पे आ गया है। ठीक है, तो अब चलिए मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आप यहाँ पे फाइल अपलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो मेरे को जो फाइल अपलोड करनी है वह कहाँ करनी है, इस अपलोड फोल्डर के अंदर ही अपलोड करनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसके अंदर भी एक फ़ोल्डर बना देता हूँ डेटा के नाम से, इस तरीके से समझ लीजिए, और इस डेटा फ़ोल्डर के अंदर ही हमें सारी फाइल अपलोड करनी है। ठीक है, तो अब कैसे होगा ज़रा उसको देखिए। सिंपली मैंने यहाँ पे देख लीजिए क्या किया है, जो jQuery का CDN है उसे भी मैंने यहाँ पे इंसर्ट करके रखा है, क्योंकि मैं ये सब कुछ आपको एजाक्स की मदद से करके दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो सिंपली आप क्या करिए, यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग को सबसे पहले ओपन कर लीजिए। देन इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली इस तरह से सेलेक्ट कर लेना है अपने सभी डॉक्यूमेंट को और इसमें रेडी को इस तरीके से पास कर देना है। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका जो डॉक्यूमेंट होगा जब रेडी हो जाएगा तब एक यहाँ पे फंक्शन कॉल होना चाहिए। ठीक है, अब इस फंक्शन में क्या होगा जो वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ क्या करिए, अपने फॉर्म को सिलेक्ट कर लीजिए। तो फॉर्म को सिलेक्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे फॉर्म में क्लास सेट कर दिया है FRM के नाम से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। देखिए मैंने क्लास सेलेक्ट कर दिया और यहाँ लिख दिया FRM। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे डिफ़ाइन कर रहा हूँ कि जब फॉर्म हमारा सबमिट होगा तब क्या होना चाहिए। तो यहाँ फॉर्म में आप सबमिट जो इवेंट होता है उसको पास कर दीजिए। तो मैंने यहाँ पे लगाया फॉर्म डॉट सबमिट, और जो सबमिट इवेंट है ये आपका jQuery का है। ठीक है, अगर jQuery का नहीं होता तो हमें ऑन सबमिट लगाना पड़ता है, jQuery वाला, सॉरी जावास्क्रिप्ट वाला। ठीक है, तो सबमिट इवेंट हमारे jQuery का है। इसके अंदर आपको कॉल बैक फंक्शन इस तरीके से पास करना होगा कि जब आपका फॉर्म सबमिट होगा तो क्या हो। ठीक है, तो जब हमारा ये फॉर्म सबमिट होगा तो सबमिट का जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है पहले तो हम इसे रोक देंगे। तो फंक्शन के अंदर इवेंट को इस तरीके से रिसीव करिए और यहाँ पे इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट को इस तरीके से पास कर लीजिए, प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट कुछ इस तरह से। ठीक है, देन उसके बाद आप एक काम करिए, इसकी टेस्टिंग करके देखिए कि सबमिट करते वक्त क्या ये पेज रिलोड हो रहा है या नहीं। तो मैं यहाँ पे एक अलर्ट को इस तरीके से पास करके इसकी एक बार टेस्टिंग कर लेता हूँ। ठीक है, मैं इसे सेव कर लिया है, अब इसे मैं रन करता हूँ। तो देखिए ये रहा, यहाँ पे लोकल होस्ट स्लैश अपलोड स्लैश इंडेक्स डॉट PHP मैंने यहाँ पे रन करके रखा हुआ है। सिंपली रिलोड करता हूँ इसको और सबमिट पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए जो अलर्ट है यहाँ पे मेरा सही से काम कर रहा है, पेज जो है हमारा वह यहाँ पे रिलोड नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें अब एजाक्स करना है। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए एजाक्स करते हैं, और एजाक्स हम किसका करेंगे, जो एजाक्स हम करेंगे वह अपने अपलोड डॉट PHP का करेंगे। ठीक है, हमें क्या कर रहे हैं यहाँ पे,
अपनी जो भी फाइल हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे उस फाइल को सबसे पहले हम अपलोड डॉट पीएचपी में सेंड कर रहे हैं, ठीक है। देन उसके बाद अपलोड डॉट पीएचपी का काम है कि वह इस फाइल को सर्वर पे कैसे अपलोड करे, ठीक है। तो आप सिंपली क्या करिए, यहाँ पे एजाक्स का जो सिंटेक्स होता है उसे यहाँ पे डालिए कुछ इस तरह से। देन उसके बाद यहाँ पे आप टाइप प्रॉपर्टी को पास करिए और यहाँ पे जो हम एजाक्स कर रहे हैं किस मेथड से कर रहे हैं, पोस्ट मेथड से कर रहे हैं, ठीक है। देन इसका रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो यूआरएल आप डाल दीजिए, तो मैं यहाँ पे यूआरएल प्रॉपर्टी डाल देता हूँ और हम कर रहे हैं अपलोड डॉट पीएचपी का रिक्वेस्ट, तो मैंने यहाँ राइट कर दिया अपलोड डॉट पीएचपी, ठीक है। देन उसके बाद हम यहाँ पे क्या भेज रहे हैं डेटा, उसे आप यहाँ पे राइट कर दीजिए। तो देखिए अब हम यहाँ पे कोई टेक्स्ट डेटा नहीं भेज रहे हैं, अब हम यहाँ पे क्या भेज रहे हैं, एक फाइल भेज रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे अपने फॉर्म के डेटा को एक साथ भेजना होगा, ठीक है। अपने सभी फॉर्म के डेटा को एक साथ भेजने के लिए आप सिंपली यहाँ पे यूज़ करिए न्यू फॉर्म डेटा एपीआई का, ठीक है। कुछ इस तरीके से देख लीजिए फॉर्म डेटा, ठीक है। तो यहाँ पे डेटा में आपको क्या लिखना है, न्यू फॉर्म डेटा एपीआई को, ठीक है। और इस पैरेंथेसिस के अंदर आप किस फॉर्म के डेटा को सेंड कर रहे हैं वो फॉर्म का नाम आपको यहाँ पे देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे या तो आप क्या करिए, इसी को आप इसमें रिटर्न कर दीजिए दिस कीवर्ड के माध्यम से। तो यहाँ पे दिस लिखने का मतलब क्या है, जो फॉर्म वाला आपका एलिमेंट है वह यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे होगा क्या, जो भी डेटा होगा वह इस वाले फॉर्म का डेटा हम क्या कर रहे हैं, अपलोड डॉट पीएचपी में सेंड करने का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको ये भी बता दूं, अगर आप इस मेथड से ही अपने फॉर्म के डेटा को भेजोगे तो क्या होगा, ये फाइल का जो आपने जो भी फाइल सेलेक्ट की होगी वह फाइल भी चली जाएगी, और अगर कोई नेम वाले इनपुट फील्ड होंगे तो उनका डेटा भी चला जाएगा, ठीक है। और उसको आप किसके नाम से एक्सेस कर पाओगे पीएचपी में, जो आपने ये नेम एट्रीब्यूट यहाँ पे पास किया है ना, इसी के माध्यम से ही आप उसे एक्सेस कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, डेटा के माध्यम से अपनी फाइल को अपलोड डॉट पीएचपी में सेंड कर दिया, ठीक है। देन उसके बाद आप यहाँ पे कॉमा पास करके यहाँ पे सक्सेस को यहाँ पे इस तरीके से पास कर दीजिए, और यहाँ पे सक्सेस का जो फंक्शन होता है उसको यहाँ पे बना लीजिए, और इस फंक्शन के पैरेंथेसिस के अंदर रिस्पॉन्स को आप इस तरीके से रिसीव कर लीजिए, ठीक है। देन उसके बाद मैं यहाँ पे अलर्ट में पास कर देता हूँ रिस्पॉन्स को कुछ इस तरह से, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पास कर दिया, ठीक है। अब आप इसे सेव कर लीजिए और अपलोड डॉट पीएचपी जो है इसमें आप कोडिंग करिए, ठीक है। तो इसके अंदर आ जाइए अपलोड डॉट पीएचपी में, और यहाँ पे जो पीएचपी का सिंटेक्स होता है आप उसको यहाँ पे ओपन कर लीजिए और यहाँ पे ऐसे क्लोज कर लीजिए, ठीक है। देन उसके बाद मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कि आप फाइल को कैसे यहाँ पे रिसीव करोगे, ठीक है। जैसे कि आप क्या करते थे, कोई भी टेक्स्ट डेटा होता था तो आप क्या करते थे, उसे पोस्ट के माध्यम से रिसीव कर लेते थे, ठीक है, क्योंकि पोस्ट के माध्यम से ही आपको डेटा सेंड किया गया है। तो अभी भी तो यहाँ पे पोस्ट के माध्यम से ही आपको डेटा सेंड किया जा रहा है, लेकिन जो अब का डेटा है वह आपका एक फ़ाइल है, ठीक है। तो जब भी कोई फ़ाइल सेंड होती है वह स्ट्रिंग के अंदर सेंड नहीं की जा सकती, ठीक है। इसे एक बात समझिए कि जो भी आप यहाँ पे फाइल आप सेंड कर रहे हो, वो फाइल अगर अभी आप इस तरीके से सेंड करोगे तो स्ट्रिंग के फॉर्म में वो चला जाएगा, ठीक है। और वहाँ पे जाएगा भी नहीं, वो एरर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे इस फाइल को एनकोड करके आपको अपलोड डॉट पीएचपी में सेंड करना होगा, ठीक है। तो आप इस फाइल को एनकोड कैसे करोगे, जरा उसको देखो। जो आपने यहाँ पे यूआरएल प्रॉपर्टी लगाया है ना, ठीक इसी के बाद, या फिर ये जो आपने डेटा प्रॉपर्टी लगाया है, ठीक इसके बाद आपको यहाँ पे 2-3 प्रॉपर्टी का और यूज़ करना है। पहला प्रॉपर्टी है आपका प्रोसेस डेटा। सो इस प्रोसेस डेटा प्रॉपर्टी को आप यहाँ पे फॉल्स कर देंगे, और एक होता है कंटेंट टाइप प्रॉपर्टी, ठीक है, इसको भी आप यहाँ पे फॉल्स कर देंगे, ठीक है। तो इन दोनों को पास करने का मतलब ये होगा कि जो भी आप यहाँ से अपनी फाइल को सेंड कर रहे हैं वह टेक्स्ट के फॉर्मेट में नहीं बल्कि एनकोड करके बाइनरी फॉर्मेट में आप सेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों को आप फॉल्स जरूर कर लीजिएगा जब आप कोई भी फाइल यहाँ पे सेंड कर रहे हो, और साथ ही साथ यहाँ पे आप यहाँ पे कैच प्रॉपर्टी का भी यूज़ करिएगा, और इस कैच को भी आप यहाँ पे फॉल्स कर दीजिएगा। इस कैच को हम इसलिए फॉल्स कर रहे हैं कि जो भी आपकी एजाक्स रिक्वेस्ट हो वो हर बार न्यू हो। ऐसा ना हो कि जो
पिछले एजाक्स के अंदर डेटा सेंड किया गया था वही डेटा दोबारा से सेंड हो जाए। तो आप इस कैच प्रॉपर्टी को हर जगह यूज़ कर सकते हैं जहाँ जहाँ आपने अभी तक एजाक्स किया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो एजाक्स का काम था वो ख़त्म हो चुका है, और जो भी हम यहाँ पे अपना फाइल का डेटा भेज रहे हैं वह बाइनरी फॉर्मेट में एनकोड करके सेंड कर रहे हैं। ठीक है, अब इस अपलोड डॉट पीएचपी में आपको रिसीव करना है, और रिसीव करने के लिए जब भी, सुनिए ध्यान से यहाँ पे, कि जब भी आपको कोई फ़ाइल रिसीव करनी होती है तो आप यहाँ पे फाइल्स सुपर ग्लोबल का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करेंगे? फाइल्स सुपर ग्लोबल का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे राइट करता हूँ फाइल्स सुपर ग्लोबल को, और यहाँ पे मैं अपनी फ़ाइल को रिसीव कर लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या नाम आएगा, किस नाम से आप उस फाइल को रिसीव करोगे? जो नाम आपने यहाँ पे नेम एट्रीब्यूट में दे रखा है। तो देख रहे हैं यहाँ पे डेटा नाम दिया था, तो मैं यहाँ पे डेटा के नाम में ही इसे रिसीव कर लेता हूँ। ठीक है, और इसे मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे फाइल नाम से ही वेरिएबल बना लिया और इसमें स्टोर कर लिया। ठीक है, तो जो ये आपने यहाँ पे रिसीव किया है इसके अंदर आपका एक एसोसिएटिव एरे आया होगा। ठीक है, क्या आया होगा इस फाइल के अंदर? इस फाइल के अंदर आपका एक एसोसिएटिव एरे आया होगा, और इस एरे के अंदर फाइल का नाम होगा, फाइल का साइज़ होगा, फाइल किस लोकेशन से अपलोड हुई है उसका पाथ होगा। ठीक है, तो उसको देखने के लिए आप क्या करिए, सिंपली इस फाइल एरे को प्रिंट अंडरस्कोर आर मेथड के अंदर इस तरीके से प्रिंट कर दीजिए। तो मैंने यहाँ पे देखिए फाइल को इस तरीके से इसमें प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब जरा आप इसे सेव कर लीजिए और रन करके टेस्ट करिए। ठीक है, रन करेंगे तो प्रिंट आ रही है, आपने डाल ही दिया है, तो इससे आपको प्रिंटिंग पता चल जाएगी, मतलब कि इस फाइल के अंदर क्या क्या चीज़ें आई हैं। ठीक है, तो मैं इसे सेव करता हूँ और इसे रन करता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक फ़ाइल चूज़ कर लेता हूँ, जैसे ये बीजी वाला आपका बैकग्राउंड था, इसी को मैंने सेलेक्ट कर लिया और ओपन कर लिया। ठीक है, bg.jpg, सबमिट पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए क्या आया, हमारे पास एक एरे आया है। ठीक है, और इस एरे के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, एक नेम प्रॉपर्टी है। ठीक है, और नेम प्रॉपर्टी नहीं है, एक तरीके से जो एसोसिएटिव एरे होता है उसके अंदर की एक की है। ठीक है, इस नेम मतलब क्या है, एक नेम की है जिसके माध्यम से आप फ़ोटो का या फाइल का, जो भी आपने फ़ाइल अपलोड की है उसका नाम आपको पता चल जाएगा। तो देखिए नेम है, यहाँ पे टाइप है, कौन से टाइप की इमेज यहाँ पे आपने अपलोड की है, उसका टेम्परेरी यहाँ पे आपके पास लोकेशन दिया गया है कि किस लोकेशन से वह फाइल आपकी अपलोड हुई है। ठीक है, यहाँ तक तो एग्जाम तक तो ठीक होता है, उसके बाद टीएमपी लग जाता है, मतलब कुछ सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए यहाँ पे आपसे ये हाइड करके रखता है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर ही आपका जो मेन लोकेशन होता है, किस लोकेशन से जो आपकी फ़ाइल है वो अपलोड हुई है, वो सारी जानकारी इस टीएमपी नेम के अंदर होती है। एरर के अंदर देख लीजिए, ज़ीरो एरर है, कोई भी एरर नहीं है। और साइज़ अगर आप की यूज़ करेंगे तो साइज़ के अंदर जो भी आपने फ़ाइल अपलोड की होगी उस फाइल का साइज़ आपको यहाँ पे मेंशन होगा केबी के अंदर। ठीक है, तो ये सब कुछ यहाँ पे आपको इसमें शो कर रहा है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, जो भी फाइल यहाँ पे सेलेक्ट हो रही है और सबमिट हो रही है उस फाइल को हमें अपलोड करना है अपने सर्वर में। ठीक है, तो चलिए उसे करते हैं। सिंपली आ जाइए यहाँ पे, तो आपने देख लिया इस फाइल एसोसिएटिव एरे के अंदर कौन कौन सी की मौजूद है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसके अंदर से दो की यहाँ पे निकालनी होगी। ठीक है, कौन कौन सी, एक तो फाइल का नेम निकालना होगा और दूसरा उसका जो टेम्पररी लोकेशन था वो निकालना होगा। ठीक है, तो सिंपली आप क्या करिए, यहाँ पे एक वेरिएबल बना लीजिए फाइल नेम के नाम से। तो मैंने यहाँ पे बना लिया फाइल नेम के नाम से एक वेरिएबल, और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, जो आपका फाइल एसोसिएटिव एरे है इसके अंदर से जो भी फाइल का नेम है उस की को मैं एक्सेस करके फाइल का जो भी नाम होगा उसको मैं इसके अंदर रख लूँगा। और मेरे को क्या करना है, एक लोकेशन यहाँ पे आप वेरिएबल बना लीजिए। इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो फाइल अपलोड हुई है उसका जो टेम्परेरी लोकेशन है उसको हम इसके अंदर स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे आप लिखिए एसोसिएटिव एरे को, फाइल वाले को, और यहाँ पे टीएमपी अंडरस्कोर नेम की को एक्सेस करिए। ठीक है, तो टीएमपी अंडरस्कोर नेम की के अंदर ही क्या था, उस फाइल का लोकेशन था, या फिर उस फाइल का जो टेम्परेरी लोकेशन था वो मौजूद था। तो हमें यही दो चीज़ चाहिए फाइल को अपलोड करने के लिए। ठीक है, अब चलिए अपलोड करते हैं फाइल को। सिंपली फाइल को अपलोड करने के लिए एक मेथड आता है जिसका नाम है मूव अपलोडेड फाइल। ठीक है, तो मूव अपलोडेड फाइल के अंदर आपके दो पैरामीटर होते हैं। ठीक है, पहला तो वो होता है कि आपने फ़ाइल कहाँ से उठाई है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, जो टेम्परेरी लोकेशन है वह आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लोकेशन को इस तरीके से पास कर देता हूँ कि आपने जो फ़ाइल सेलेक्ट की है
अपलोड करने के लिए वो फाइल का जो टेम्परेरी लोकेशन था वह क्या था। देन उसके बाद आपको डेस्टिनेशन बताना है कि फ़ाइल आखिरकार अपलोड होके जाएगी कहाँ आपके सर्वर में। तो हमें कहाँ पे रखना है अपनी फ़ाइल को, हमें यहाँ पे एक डेटा नाम का फ़ोल्डर है, इस फ़ोल्डर के अंदर हमें अपनी फ़ाइल को रखना है। तो सिंपली देखिए आपका upload.php कहाँ पे है, डेटा के साथ में ही है। तो आप सिंपली क्या करिए, डेटा फ़ोल्डर को इस तरीके से राइट कर लीजिए और डेटा फ़ोल्डर के अंदर इस तरीके से स्लैश देने का मतलब है डेटा फ़ोल्डर के अंदर आप अपने फ़ाइल को स्टोर करना चाहते हैं और किस नाम से फ़ाइल स्टोर करना चाहते हैं वो नाम भी आपको यहाँ पे लिखना होगा। तो फ़ाइल का नाम हमने यहाँ पे ऑलरेडी निकाल के रखा है, तो मैं क्या करूँगा, इस फ़ाइल नेम को यहीं पे इस तरीके से राइट कर दूँगा। ठीक है, डबल कोट्स में इसको क्यों नहीं रखा, क्योंकि ये एक वेरिएबल है। बस सिंपली आप यहाँ पे इसे कंकैटिनेट इस तरीके से कर दीजिए। तो सिंपल था, कितना ईजी मेथड है, आप इसको बहुत ही ईजी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अगर समझ में नहीं आया तो फिर से एक बार समझ लीजिए। तो मूव अपलोडेड फाइल का जो पहला पैरामीटर होता है, इसके अंदर आप क्या डालेंगे, इसके अंदर जो फाइल का टेम्पररी लोकेशन है, फाइल कहाँ से अपलोड की गई है उसका आप लोकेशन यहाँ पे डाल देंगे। और दूसरे पैरामीटर में आप क्या डालेंगे कि फ़ाइल किस जगह पे आपकी अपलोड होके आनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे इसे एक्सेस कर लिया, डेटा फोल्डर के अंदर इस नाम से फ़ाइल यहाँ पे अपलोड हो जानी चाहिए। ठीक है, तो इतना ही करना है। देन उसके बाद आप क्या करिए, सिंपली इसे एक वेरिएबल में स्टोर कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे अपलोड के नाम से ही वेरिएबल बना लेता हूँ और इसी के अंदर इसको रख लेता हूँ। अब क्या करिए, आपको टेस्ट करके देखना होगा कि जो फाइल हमने अपलोड करी है क्या वह अपलोड हुई या नहीं। तो इसके लिए आप यहाँ पे इफ़ कंडीशन में इस अपलोड वेरिएबल को इस तरीके से पास कर दीजिए। अगर अपलोड हो गई होगी तो ये ट्रू रिटर्न करेगा और अगर ट्रू रिटर्न करेगा तो ये इफ़ आपका एग्जीक्यूट कर जाएगा। तो सिंपली मैं यहाँ पे एको मैसेज देता हूँ अपलोड सक्सेस। लेकिन अगर ये अपलोड नहीं हुई होगी तो यहाँ पे आपका एल्स एग्जीक्यूट करेगा, जिसमें हम मैसेज दे देंगे एको में अपलोड फेल्ड, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो मैंने दे दिया अपलोड फेल्ड। अब आप इसे सेव कर लीजिए और इसे रन करके टेस्ट कीजिए। ठीक है, तो मैं सिंपली इसे एक बार रीलोड कर लेता हूँ और सिंपली सेलेक्ट करता हूँ इसी फाइल को, बीजी वाले को, और ओपन पे क्लिक करता हूँ। देन उसके बाद सबमिट के बटन पे मैं क्लिक करूँगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे हमें मैसेज मिल गया अपलोड सक्सेस का। इसका मतलब सक्सेसफुली जो हमारी फाइल है वह अपलोड हो गई होगी। ओके करता हूँ, चलिए चेक करते हैं। तो देखिए ये रहा हमारा डेटा फ़ोल्डर, इसके अंदर देखिए bg.jpg जो फाइल थी वो अपलोड हो चुकी है। आप चाहें तो यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये रहा डेटा फ़ोल्डर, ओपन करता हूँ तो देखिए ये अपलोड हो गई है। ठीक है, एक और फाइल मैं जैसे अपलोड करके आपको दिखाता हूँ। सो सिंपली रीलोड कर लूँगा इसे और यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ ये एचटीपी ड्राइव ऐप फीचर्स वाली जो फाइल है, इसको ओपन पे क्लिक करूँगा, सबमिट करूँगा। तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया, अपलोड सक्सेस। ठीक है, और यहाँ फाइल में देखिए बीजी के साथ ये एचटीपी ड्राइव ऐप फीचर्स वाली जो फाइल है वो भी यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको फाइल किस तरीके से अपलोड करनी है वह सब कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसमें एक चीज़ और ज़रा देख लीजिए आप, जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ आता है, ऑल फाइल्स। मीन्स अभी हम यहाँ पे क्या कर पा रहे हैं, किसी भी फाइल को अपलोड कर पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सिर्फ अगर इमेज फाइल ही मेरे को अपलोड करनी है तो क्या हो, तो उसके लिए आप सिंपली क्या करेंगे, जो आपने यहाँ पे फॉर्म बनाया है ना, ये रहा फॉर्म, इसके अंदर आपको एक एक्सेप्ट एट्रीब्यूट होता है उसे पास करना होगा। ठीक है, और इसके अंदर आप एक्सटेंशन नेम लिख सकते हैं। अगर आपको जेपीजी फॉर्मेट की इमेज चाहिए तो सिंपली आप यहाँ पे डॉट जेपीजी पास कर देंगे। अगर पीएनजी फॉर्मेट की चाहिए तो यहाँ पे पीएनजी पास कर देंगे। जैसे मैं आपको अभी सेव करता हूँ इसे और रन करके दिखाता हूँ। तो देखिए अब मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ देखिए अब क्या आ रहा है, यहाँ पे सिर्फ पीएनजी इमेज। ठीक है, अगर आपको सिर्फ जेपीजी चाहिए तो आप यहाँ पे अगर जेपीजी लिखेंगे तो जेपीजी इमेज आएगी। लेकिन मैं चाहता हूँ सभी प्रकार की इमेज आपकी सेलेक्ट होने पाए। तो सिंपली आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इमेज इस तरीके से लिखेंगे, स्लैश डाल के स्टार पास कर देंगे। तो इतना लिखने से क्या होगा, आप सभी टाइप की जो इमेजेस हैं वह यहाँ पे एक्सेप्ट कर पाएंगे। ठीक है, अब मैं इसे एक बार रीलोड करके क्लिक करता हूँ तो देखिए इमेजेस आ गई सारी की सारी, और जो फाइल्स दिख रही थी वो गायब हो चुकी है। और यहाँ देखिए सिर्फ लिखा हुआ है इमेज फाइल्स। ठीक है, मैं इसको भी क्लिक करके ओपन करता हूँ, सबमिट करता हूँ तो देखिए ये भी आपका अपलोड हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ सक्सेसफुली आपको सही से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से यहाँ पे फ़ाइल अपलोड की जाती है।
2 से 3 मेथड्स हैं, इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा और खुद से एक बार इस एग्जाम्पल वाले को आप बना के देख लीजिएगा, ठीक है। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, आपके जो मेन प्रोजेक्ट है HTTP ड्राइव, उसके अंदर फाइल अपलोड करेंगे, ठीक है। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। हैव अ नाइस डे।